हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 12 हमारा चल रहा है, जो कि इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र वाला चैप्टर है। देखिए इसके पहले भी हमने इसकी 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी है, यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है और किसी भी परितंत्र या इकोसिस्टम में जो ऊर्जा हानि होती है या ऊर्जा का ह्रास कैसे होता है, ये भी हम आपको आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा बताने वाले हैं। देखिए यह क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसे होता है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र में ऊर्जा हानि या ऊर्जा ह्रास को समझाइए। पूरा का पूरा आपको विधिवत क्वेश्चन समझना है और आपको इतना ही पेपर या एग्जाम में लिखना है। चलिए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखिए किसी भी इकोसिस्टम में जो ऊर्जा स्रोत है, यानी यदि हम इकोसिस्टम की बात करें तो ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत होता है वो सूर्य होता है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा स्रोत से जो ग्रहण की गई ऊर्जा है उसको उत्पादकों से विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर भोजन के रूप में स्थानांतरित होने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। अब आप एक बात बताइए कि जब एनर्जी का फ्लो होगा तो एनर्जी का डायरेक्ट फ्लो तो नहीं होगा। अब एनर्जी का फ्लो किसके माध्यम से होगा, भोज्य पदार्थों के माध्यम से होगा। तो ये जो भोज्य पदार्थ हैं ये बेसिकली सबसे पहले आप यदि नॉर्मली तौर से समझें तो सूर्य से जो प्राप्त सोलर एनर्जी है उसको सबसे पहले एब्जॉर्ब करते हैं हरे पेड़ पौधे, यानी कि जो उत्पादक कहलाते हैं। अब उत्पादकों ने क्या किया, सूर्य से प्राप्त सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व किया यानी संग्रहित करके रखा और फिर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। अब जो संग्रहित भोज्य पदार्थ है पेड़ पौधों के अंदर, जब उनको प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करेंगे, तो जब प्राथमिक उपभोक्ता उनको ग्रहण करेंगे तो एनर्जी किस में चली जाएगी, प्राथमिक उपभोक्ता में। फिर प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन, प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाएंगे, अब द्वितीयक उपभोक्ता वाले जीव खाएंगे। तो एनर्जी या भोजन किसके माध्यम से चला जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में चला जाएगा, भोजन के माध्यम से, क्योंकि एनर्जी भोजन से तो मिलेगी। फिर उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीयक उपभोक्ता खाएंगे। फिर तृतीयक उपभोक्ता जब खत्म हो जाएंगे तो उनके पश्चात जो उनके अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका भक्षण अपघटक करेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो ऊर्जा स्रोत है उससे ग्रहण की गई जो ऊर्जा है उसको उत्पादकों से लेकर के उपभोक्ताओं और विभिन्न श्रेणी के अपघटकों की ओर भोजन के रूप में स्थानांतरित होने की क्रिया ही क्या कहलाती है, ऊर्जा का प्रवाह कहलाती है। मतलब ऊर्जा के प्रवाह होने की क्रिया ही तो ऊर्जा का प्रवाह है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सबसे पहले ऊर्जा किसके पास है, उत्पादकों के पास है। तो उत्पादकों के पास ऊर्जा है, फिर उत्पादकों से किसके पास जा रही है एनर्जी, उपभोक्ताओं के पास। तो क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ताओं के पास जाएगी, फिर उनसे होती हुई ऊर्जा कहां पहुंचेगी, अब घटकों के पास पहुंचेगी। तो इस प्रकार से किसी भी इकोसिस्टम में जो ऊर्जा स्रोत से ग्रहण की गई ऊर्जा है उसको उत्पादकों से विभिन्न उपभोक्ताओं और अपघटकों की ओर भोजन के रूप में जो प्रवाह होता है इस ऊर्जा का, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं, यानी एनर्जी का फ्लो कहते हैं। अब थोड़ा सा यहां पे आपको ध्यान देना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा हानि या ऊर्जा ह्रास भी इसको आप कह सकते हैं। तो परितंत्र का तो मतलब ही होता है पारिस्थितिक तंत्र, तो आप पारिस्थितिक तंत्र लिखें या परितंत्र, बात तो वही है। देखिए परितंत्र में जो ऊर्जा हानि होती है तो एक्चुअल में देखिए सूर्य द्वारा जो उत्सर्जित ऊर्जा होती है उसके 1 या 2% भाग को ही हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संग्रहित करते हैं। देखिए सूर्य से जो सोलर एनर्जी प्राप्त होती है उस एनर्जी के 1 या 2% भाग को ही जो पेड़ पौधे हैं वो संग्रहित करके रखते हैं भोज्य पदार्थों के रूप में, और फिर ये भोज्य पदार्थ के रासायनिक बंध के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं और भोज्य पदार्थों के रूप में ही इस सोलर एनर्जी को, या आप ये कह सकते हैं कि इस एनर्जी को हरे पेड़ पौधे जो है रासायनिक बंध के रूप में यानी भोज्य पदार्थों के रूप में संग्रहित करके इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखिए यहां पे एक साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर कैलाश चंद्र, और इसके अलावा वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक और साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है लिंडेमान।
तो लिंडेमान भी है, आपको यहां पे समझना है। लिंडेमान की यदि हम बात करते हैं तो देखिए लिंडेमान ने ऊर्जा का 10% नियम दिया था। किस कौन सा नियम दिया था? तो लिंडेमान ने ऊर्जा का 10% नियम दिया है। तो अभी आगे आप देखेंगे कि लिंडेमान का 10% नियम क्या है। अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया, तो आपको याद रखना है लिंडेमान ने दिया था। अब थोड़ा सा यहां पे समझना है, डॉक्टर कैलाश चंद्र के अनुसार देखिए इन्होंने क्या कहा कि पौधों द्वारा भोज्य पदार्थों के रूप में संग्रहित ऊर्जा का लगभग 90% भाग स्वयं की जैविक क्रियाओं में खर्चा हो जाता है या खर्च हो जाता है। देखिए कैलाश चंद्र जी ने क्या कहा कि जो पौधों के अंदर, अब पौधों के अंदर एनर्जी तो आ चुकी है, किसके माध्यम से? सोलर एनर्जी के माध्यम से। तो वो जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हरे पौधे रखे हैं, उसमें से आप समझेंगे कि 90% जो एनर्जी है, मान लीजिए पौधों ने 100% एनर्जी जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखा है, अब उसमें से 90% एनर्जी वो अपने स्वयं के जैविक क्रियाओं में खर्च कर देंगे और बाकी जो शेष 10% एनर्जी बची है वो आगे प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। मतलब क्या है कि यहां पे आपको समझना है कि डॉक्टर कैलाश चंद्र ने क्या कहा कि 90% जो एनर्जी होती है किसी भी पेड़ पौधे या उत्पादकों के अंदर, वो स्वयं के जैविक क्रियाओं में नष्ट हो जाती है या खर्च हो जाती है। फिर इसके बाद लिंडेमान ने क्या कहा कि जो शेष 10% बची एनर्जी होती है वो अगले श्रेणी के स्तर को पहुंचा दी जाती है। मतलब किसी भी माध्यम से ये जो बाकी 10% एनर्जी बचती है वो संचित भोज्य पदार्थ के रूप में अगले श्रेणी के जीवों को मिलती जाती है। तो आपको याद रखना है कि ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया? लिंडेमान ने दिया। और लिंडेमान ने क्या कहा कि जैसे देखिए कैलाश चंद्र ने क्या कहा कि 90% जो भाग है एनर्जी का वो स्वयं के जैविक कार्यों में खर्च कर देते हैं। फिर उसके बाद लिंडेमान ने क्या कहा कि बाकी की जो 10% एनर्जी होती है वो अगले श्रेणी के स्तर को भेज दी जाती है। तो शेष 10% जो संचित भोज्य पदार्थ के रूप में होती है एनर्जी, वो प्राथमिक उपभोक्ताओं के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। क्योंकि अब उत्पादकों को कौन खाएंगे? तो उत्पादकों को अब चूंकि प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे, तो बाकी 10% जो एनर्जी बची है उत्पादकों से वो किसमें ट्रांसफर हो जाएगी? वो चली जाएगी प्राथमिक उपभोक्ता के पास। सेम यही क्रम बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार देखिए प्राथमिक उपभोक्ता भी प्राप्त ऊर्जा का 90% जो भाग है खर्च कर देते हैं अपने स्वयं की जैविक क्रियाओं में। वहीं जो इनकी 10% शेष एनर्जी बची होती है वो परितंत्र की अगली श्रेणी में स्थानांतरित हो जाती है। यानी द्वितीयक उपभोक्ता के द्वारा जो ग्रहण की गई एनर्जी है उसमें से वो भी 90%, मान लीजिए द्वितीयक उपभोक्ता को अब 10% एनर्जी मिली है, अब इस 10% का 90% भाग वो स्वयं की जैविक क्रियाओं में खर्च कर देंगे। अब बाकी जो शेष प्रतिशत एनर्जी बची है, शेष 10% उसकी एनर्जी बची होगी, उसको वो अगले श्रेणी के उपभोक्ताओं में भेज देंगे। फिर यही क्रम आप देखेंगे कि पूरे के पूरे परितंत्र में क्रमशः यही क्रम चलता रहता है। और अंत में जो अपघटक होते हैं यानी डिकम्पोजर होते हैं, ये मृत जीवों के शरीर में जो बची शेष ऊर्जा होती है उसके कुछ भाग को बाहरी वातावरण में फिर से मुक्त कर देते हैं। और इस प्रकार से किसी भी परितंत्र में एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, छाप के आप नोट कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तो यह बनता है कि किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। दूसरा क्वेश्चन आप समझेंगे कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह आपको याद रखना है कि हमेशा एक दिशीय होता है। यह चीज आपको नहीं भूलनी है, ऊर्जा का प्रवाह सदैव आपको याद रखना है कि एक ही दिशा में होता है। और एक क्वेश्चन और याद रखना है कि ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया, तो लिंडेमान ने दिया था। इस प्रकार देखिए किसी भी परितंत्र में एक दिशीय ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है तथा प्रत्येक स्तर में इसमें कमी आती जाती है। अतः किसी भी देखिए परितंत्र में जो खाद्य श्रृंखला होती है, जिसको कि आहार श्रृंखला भी आप कह सकते हैं, तो किसी भी इकोसिस्टम या परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला जितनी छोटी होगी ऊर्जा की हानि उतनी ही कम होगी। और जैसे जैसे यदि श्रृंखला बढ़ती जाती है तो ऊर्जा की हानि भी क्रमशः क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब आप यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहां पे क्या है, हमारे पास एक पिरामिड है। इसमें आप पाएंगे कि सबसे नीचे हमारे पास क्या है? प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर का मतलब होता है उत्पादक। तो अब उत्पादकों की यदि आप बात करोगे तो सबसे पहले मान लीजिए सूर्य से जो प्राप्त सोलर एनर्जी है, तो सूर्य से जो प्राप्त सोलर एनर्जी है, ये मान लीजिए सूर्य से प्राप्त सोलर एनर्जी जो है, तो सूर्य से जो सोलर एनर्जी है वो कौन ऑब्जर्व करेंगे? हरे पौधे ऑब्जर्व करेंगे। तो घास फूस वगैरह जो होती है या पेड़ पौधे जो हैं वो ऑब्जर्व करेंगे।
फिर अपना भोजन के रूप में उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखेंगे। और इसमें से देखिए जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब करके रखी है उसमें से 90% जो एनर्जी है, उसमें से 90% एनर्जी ये स्वयं की जैविक क्रियाओं में क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे। बाकी की जो शेष 10% एनर्जी है वो किसके पास चली जाएगी, वो चली जाएगी प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, तो उपभोक्ताओं के पास चली जाएगी। और ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे और प्राइमरी के लिए पी से। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि प्राथमिक उपभोक्ताओं के पास 10% एनर्जी पहुंच गई। अब देखिए, अब इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन खाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएंगे। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास जो है, अब देखिए ये जो 10% एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स को मिली है उसमें से 90% भाग जो है ये स्वयं की क्रियाओं में खर्च कर देंगे। अब इस 10% का जो 10% भाग बचेगा ये अगली श्रेणी के उपभोक्ताओं को दे दिया जाएगा। फिर इसके बाद अगली श्रेणी में भी यही क्रम चलेगा, मतलब इसके पास जितनी एनर्जी पहुंचेगी उसमें से 90% भाग ये स्वयं की जैविक क्रियाओं में खर्च कर देंगे, उसकी 10% जो एनर्जी बची होगी वो अगली श्रेणी में जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी इकोसिस्टम में आप देखेंगे या किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में आप देखेंगे कि क्रमशः जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला बढ़ती जाती है ऊर्जा की हानि होती जाती है। अब आप यहां पे बताइए कि यहां पे मान लीजिए एनर्जी कितनी है, 100% है उत्पादकों के पास। अब इस 100% एनर्जी में से यहां पहुंचते पहुंचते और कम हो गई, फिर यहां पहुंचते पहुंचते एनर्जी और कम हो गई। जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला देखिए ऊपर की ओर बढ़ रही है वैसे वैसे एनर्जी में भी कमी आती जा रही है। अब यदि इसके बाद मान लीजिए एक और यहां पे टर्सरी कंज्यूमर्स भी आ जाए, उसके बाद फिर यहां पे डिकम्पोजर, मतलब क्या है कि देखिए यदि खाद्य श्रृंखला जितनी लंबी होगी तो खाद्य श्रृंखला के लंबी होने के साथ साथ ऊर्जा हानि भी उतनी ही ज्यादा होगी, और यदि खाद्य श्रृंखला छोटी होगी तो ऊर्जा हानि भी क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।